नमस्कार साथियों, मेरा नाम लोकेन सिंह ठाकुर है और मैं सिविल सेवा का अभ्यर्थी हूँ। विगत 4 वर्षों से मैं एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ एवं लगातार छात्रों को मार्गदर्शन देने का कार्य कर रहा हूँ। मैंने एमपीपीएससी 2024 और 2025 का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। 2024 का मेंस मैंने दिया, 2025 का भी मैं देने जा रहा हूँ। आज प्रिज्म एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपके साथ एमपीपीएससी पार्ट ए हिस्ट्री के लिए जो हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जो हमें उसमें बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए और जिस तरीके से हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिकोड करेंगे और स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं एमपीपीएससी मेंस पार्ट ए पेपर 1 के साथ। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एमपीपीएससी मेंस में 6 पेपर होते हैं, जिसमें से पहला पेपर है हिस्ट्री का। पहले पेपर में 2 पार्ट होते हैं। पार्ट ए है जिसमें हिस्ट्री कवर किया जाता है, पार्ट बी है जिसमें ज्योग्राफी कवर किया जाता है। इसके बाद पेपर 2 है। पेपर 2 में पॉलिटी और सोशियोलॉजी आता है। पेपर 3 जिसमें साइंस एंड टेक एंड इकोनॉमिक्स हम कवर करते हैं। पेपर 4 जिसमें हम इथिक्स और मैनेजमेंट कवर करते हैं। पेपर 5 सेपरेट पेपर है जिसमें हिंदी का अवलोकन आयोग के द्वारा किया जाता है और पेपर 6 में हमारी निबंध शैली को परखा जाता है। ऐसे मिलाकर हमारा टोटल 1500 नंबर का मेंस का सिलेबस तैयार होता है, जिसमें आज हम पार्ट ए हिस्ट्री को कवर करेंगे। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि मेंस में किन किन मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस के पेपर में, वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। पहले आते हैं 2 मार्कर के क्वेश्चन, फिर आते हैं 7 मार्कर के क्वेश्चन और फिर आते हैं 11 मार्कर के क्वेश्चन। हमारे सारे सिलेबस में 5-5 यूनिट्स हैं। सारे सब्जेक्ट्स जो भी हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, उनमें 5-5 यूनिट्स हैं। सभी में से 2 मार्कर क्वेश्चंस भी आने हैं, 7 मार्कर क्वेश्चंस भी आने हैं और 11 मार्कर क्वेश्चंस भी आने हैं। सबसे पहले हम सोर्सेस को डिस्कस करते हैं और उन्हीं के बीच में मैं आपको बताते जाऊंगा कि हमें किन एरियाज पे ज़्यादा ध्यान देना है, किन एरियाज को हमें ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ना है, कहाँ से हमें 7 मार्कर के लिए टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है, कहाँ से हमें 2 मार्कर के लिए टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इकाई 1 है पार्ट ए में, उसमें भारत का प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास दिया गया है सिलेबस में। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि भारतीय इतिहास, भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक। इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम हड़प्पन सिविलाइजेशन टू 10th सेंचुरी एडी। जैसे हम देख रहे हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से ये चालू हो रहा है सिलेबस में। इसका मतलब ये क्या है, एक एंशिएंट इंडिया हमसे पूछा गया है, प्राचीन भारत को पूछा गया है। फिर इसके बाद आता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 11th to 18th सेंचुरी, मतलब 11वीं से 18वीं शताब्दी तक। तो ये जो एक लाइन में आयोग ने बहुत ज्यादा हमें विस्तृत रूप से नहीं बताया है कि आपको प्राचीन भारत में क्या पढ़ना है अलग से या मध्यकालीन में क्या पढ़ना है। उनने एक लाइन में लिख दिया है कि भाई हमें हड़प्पा से लेके 10वीं शताब्दी तक देखना है, इसका मतलब है प्राचीन भारत देखना है हमको। इसके बाद उनने लिख दिया है कि 11वीं से 18वीं शताब्दी तक, मतलब मध्यकालीन भारत देखना है। फिर लास्ट में सुल्तनत और मुगल काल, जो कि हमारे मध्यकालीन भारत का हिस्सा है, वो उसी में कवर हो जाएंगे। इसके लिए सबसे जो बेस्ट सोर्स माना गया है, वो यदि हम प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से देखें तो दृष्टि आईएएस की एक क्विक बुक आती है। दृष्टि आईएएस की एक क्विक बुक है जिसमें एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास एवं आधुनिक इतिहास तीनों का समावेश है। वो बुक आपको प्री के लेवल पे भी तैयार करती है और मेंस के लेवल पे भी तैयार करती है। बस उसके साथ साथ आपको करना क्या होगा कि आप उस बुक से रीड करिए, फैक्ट्स को मेमोराइज करिए, टाइमलाइन को रिमेंबर करिए, एक क्रोनोलॉजी को अपने हिसाब से माइंड में बनाइए कि भाई कब
कौन सा राजा आया, क्या सिस्टम रहा उनका, क्या उनकी व्यवस्था थी, और उस हिसाब से हमें पूरा सिलेबस प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास का संपूर्ण रूप से ही तैयार करना है। फिर हमें इसमें देखना है कि हमने एमपीपीएससी हमसे क्या पूछ रहा है, उसका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे, उसमें से देखेंगे कि इन टॉपिक्स में से कौन से क्वेश्चन पीएससी के द्वारा पूछे गए। 2 मार्कर में किस टाइप के क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं, 7 मार्कर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, 11 मार्कर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। उसके हिसाब से एक बार आप पहले पूरा सिलेबस पढ़ना, प्राचीन इतिहास भी पढ़ना, मध्यकालीन भी पूरा पढ़ना, जो कि आपको प्री में भी हेल्प करेगा। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना, ज़्यादा नहीं, आप 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना, उसमें देखना कि किन किन टॉपिक्स पे पीएससी फोकस कर रहा है, उन टॉपिक्स पे विशेष ध्यान देना, उनके हिसाब से थोड़े से शॉर्ट नोट बनाना कि इन टॉपिक्स पे ज़्यादा पीएससी ध्यान देता है तो हमारे पास उनके शॉर्ट नोट होना चाहिए, और इस हिसाब से आप यूनिट 1 को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, मार्केट में और भी बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल हैं। इसमें यूनिट 1 में आकार आईएएस के भी नोट्स आते हैं, उत्कर्ष के भी नोट्स आते हैं, दोनों ही बहुत अच्छे नोट्स हैं, आप वो भी प्रेफर कर सकते हैं। बट दृष्टि आईएएस इज अ ऑथेंटिक बुक, आप उसको प्रेफर करेंगे तो उसमें गलतियों की संभावना कम हो जाती है। तो यहाँ पे यूनिट 1 का हम समापन करते हैं। इसमें एक लास्ट में लाइन दी गई है, मुगल और सुल्तनत रूलर्स का एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन और उनका संस्कृति कैसी थी। आपने देखा होगा कि प्री में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई कोई उनके टर्मिनोलॉजी दे देंगे कि सल्तनत काल में फनम किसे कहा जाता था, जैसे सिक्के को मौर्यकालीन शासन में फणम नाम से जाना जाता था, तो फणम डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन आ जाएगा 2 मार्कर में, फणम। तो फणम करके अब इसके बारे में आपको लिखना है, 20 शब्द लिखना है। तो इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी, जब आप ये सारी चीज़ें डेप्थ में पढ़ के जाओगे। तो अब इसमें थोड़ा सा आपको लूसेंट का भी सहारा लेना चाहिए, लेकिन दृष्टि की क्विक बुक में मोर और लेस लूसेंट के बराबर नॉलेज है। लेकिन फिर भी आपको यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ ऐसे टॉपिक मिलते हैं जो इसमें कवर नहीं है, तो वो 100% लूसेंट में आपको मिल जाएंगे। तो जो टर्मिनोलॉजीज हैं, सल्तनत काल की हो, मुगल काल की हो, ये सारी बड़ी ध्यान से, इनके किताबें, इनके समय के जो संत थे, वो सारी चीज़ें, भक्ति मूवमेंट के टाइम की चीज़ें, ये सारी आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखें और इनके थोड़े से नोट्स भी बना लें, इनका ऑर्डर भी देख लें और उस हिसाब से इस यूनिट को तैयार करें। ये काफ़ी बड़ी यूनिट हो जाती है, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी यूनिट मैं इसको ही कहूँगा, क्योंकि इसमें एक साथ ही एक ही यूनिट में उनने आधे से ज़्यादा हिस्ट्री को कवर कर दिया है। तो इस हिसाब से फर्स्ट यूनिट को अप्रोच करें आप। तो इसके बाद हम चलते हैं अब सेकंड यूनिट की ओर। सेकंड यूनिट दोस्तों एमपी से रिलेटेड है, एमपी हिस्ट्री से रिलेटेड है। एमपी हिस्ट्री की डायनेस्टीज इसमें पूछी गई। ये वाली यूनिट अभी हमारे नए सिलेबस में ऐड होके आई है, 2024 से आई थिंक ये ऐड हुई थी। तो इसमें सारी डायनेस्टीज को ऐड किया गया था। ये पहले इतने एक्सप्लिसिटली नहीं लिखी गई थी, पहले भी सिलेबस में सिलेबस का हिस्सा थी ये, लेकिन अब अलग से ही उन्होंने सेपरेटली लिख के दिया है कि ये डायनेस्टीज को आपको फोकस करना है। देखो ये जो यूनिट है, ये आपके लिए एक लो हैंगिंग फ्रूट है जिसे आप तोड़ के खा सकते हो। मतलब इस यूनिट में आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि मेरे को क्या क्या पढ़ना है। गर्दबिल डायनेस्टी पढ़ना है, मुझे नाग डायनेस्टी पढ़ना है, मुझे ओलिकर पढ़ना है, मुझे परिव्राजक पढ़ना है। आप पेपर देने जाओगे, आपको डायरेक्ट 7 नंबर में एक डायनेस्टी यहाँ से लिखी हुई मिल जाएगी। लास्ट ईयर 2024 का आप देखोगे तो यदि मैं गलत नहीं हूँ तो उच्च कल्प या परिव्राजक उनने 7 नंबर में डायरेक्ट पूछा। फिर इसके बाद 11 नंबर में इन गौंड डायनेस्टी या कोई चंदेल, जो बड़ी डायनेस्टीज है जिनमें कंटेंट ज़्यादा है, वहाँ से कोई क्वेश्चन आपको रानी दुर्गावती वगैरह का इनका मिल जाएगा। 2 नंबर में जाओगे, 2 नंबर के क्वेश्चन थोड़े से हिस्ट्री में जो कठिनाई जाती है बच्चों को, वो जाती है 2 मार्कर क्वेश्चन में। जनरली 4 या 5 2 मार्कर क्वेश्चन हिस्ट्री के पेपर में ऐसे होते हैं जो देखते से ही हमें ये लगता है कि ये कहाँ से आ गए, थोड़े डीप हो जाते हैं, नहीं बनते। तो इनका हमें लोड नहीं लेना है, हमें पूरे में से पूरा स्कोर नहीं करना है। 50% जिसके मार्क्स आ जाते हैं पीएससी मेंस में, वो टॉपर बन जाता है।
इसलिए जो हम अप्रोच कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है, हम उस पे ध्यान दें, उसको अच्छे से कवर करें और हमारा अच्छा प्रेजेंटेशन देकर आएँ, तो हम आराम से इसमें गो थ्रू कर सकते हैं, इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। इस यूनिट को कवर करने के लिए जो सबसे बेस्ट सोर्स मैं मानता हूँ वो है निर्माण आईएएस की बुक। इसमें उत्कर्ष की भी बुक है, इसमें और भी कोचिंग पब्लिकेशंस की आपको, यदि आप इंदौर में रहते हैं तो फिर तो आपको काफ़ी भरमार में किताबें मिल जाएंगी, पीडीएफ मिल जाएंगी, लेकिन एक ऑथेंटिसिटी के लेवल पे मैं जाऊं तो निर्माण आईएएस की जो बुक है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि उसमें काफ़ी डीप में ये डायनेस्टीज दी गई हैं। देखो दोस्तों, क्या है कि ये एमपी की डायनेस्टीज हैं। एमपी की डायनेस्टीज पे बहुत ज़्यादा इंडिया के और ऑथर्स ने रिसर्च नहीं की है, इसलिए ये डायनेस्टीज और आप दूसरी बुक में ढूंढोगे, यूट्यूब पे भी सर्च करोगे अदर देन एमपी के टीचर्स या किसी को, तो आपको बहुत ज़्यादा उथला उथला नॉलेज मिलेगा उनमें, कि बस थोड़े बहुत शासक मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा डीप में चीज़ें नहीं मिलेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपको चंदेलगौंड डायनेस्टी का नॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अब मैं गर्दबिल्ल की बात करूँ तो यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कि भाई राजा भर्तरी को लेके ही बहुत कन्फ्यूजन है कि वो गर्दबिल्ल डायनेस्टी के थे कि उनके गुप्ता डायनेस्टी के थे, तो ऐसे करके थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी इसमें जाएगा। इसमें आपको क्रोनोलॉजी देखने में बड़ा कन्फ्यूजन होगा कि भाई कौन सी डायनेस्टी किसके बाद आ रही है, क्योंकि कुछ ओवरलैप करते हुए दिखेंगे, क्योंकि अलग अलग मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग जगह अलग अलग डायनेस्टीज का शासन चल रहा होगा। इसमें आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना कि हमें बहुत क्रोनोलॉजी से मैटर है कुछ है। आप पीएससी में एक सीधा नियम याद रखो, जो स्टैंडर्ड बुक है वो जो कह रही है, जिसे टॉपर्स ने फॉलो किया है, जिसे हमारे मेंटर्स बता रहे हैं, आप उसका कंटेंट देखो, आप अपना टॉपिक देखो, उसके छोटे से नोट्स बनाओ 1 पेज के, उसे याद कर लो बस आंख बंद करके, और उसको लिख के आ जाओ। मेरी गारंटी है आपका मेंस रुक ही नहीं सकता। अच्छी राइटिंग में अच्छा प्रेजेंटेशन करके आओ, आपका मेंस निकलेगा। तो इसको आप निर्माण आईएएस या फिर उत्कर्ष से आप कवर करें ये पूरी चीज़, और मैं रिकमेंड करूंगा कि इसमें आप नोट्स बना लें, क्योंकि यहाँ की जो डायनेस्टीज हैं फिर यहाँ नीचे भी कुछ कुछ जगह वो रिपीट होती हुई दिखेंगी आपको यूनिट 5 में। ठीक है, तो ये यूनिट काफ़ी हेल्पफुल रहती है, और इसको अच्छे से कवर करोगे तो प्री में भी आपको ये यूनिट हेल्प करेगी। फिर इसके बाद हम 3rd यूनिट की बात करते हैं। अब यहाँ हमने वैसे तरीके से थोड़ा यदि इसका अवलोकन किया जाता सिलेबस को रिलीज करने से पहले, तो थोड़ा एक ऑर्डर में ये सिलेबस होता कि आपने पहले एंशिएंट, फिर मेडिएवल, फिर मॉडर्न। चूँकि आयोग ने सिलेबस दिया है तो हमें इसी के अनुरूप चलना होगा। सबसे पहले हमने एंशिएंट पढ़ा यूनिट 1 में, फिर मॉडर्न मेडिएवल पढ़ा, फिर हमने थोड़ा सा एमपी के बारे में जाना। अब हम मॉडर्न इंडिया पर आते हैं। मॉडर्न इंडिया मतलब आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास कहाँ से चालू होता है? 1857 की क्रांति के बाद से चालू होता है। अब इसमें कुछ चीजें इनने स्पेसिफिक दी, ये भी बहुत स्कोरिंग यूनिट है। इस यूनिट का मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि लगभग यदि कोई पीएससी की तैयारी नहीं भी कर रहा है और उसका इंटरेस्ट है थोड़ा, हम भारत कैसे आज़ाद हुआ, अंग्रेज कब आए, क्या सिस्टम था उनका, कैसे उन्होंने भारत के ऊपर राज किया, तो भी उसे काफ़ी सारे टॉपिक्स का नॉलेज होता है। बस वही है यूनिट 3 में। पहली लाइन आप देख रहे हो, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी, कि भाई भारत की अर्थव्यवस्था और समाज पर ब्रिटिश शासन का क्या प्रभाव हुआ। ये बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक है। इसको आप स्पेक्ट्रम से कवर करोगे। एक स्पेक्ट्रम की बुक आती है मॉडर्न इंडिया करके, भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, स्पेक्ट्रम की आती है, आप उससे यूनिट कवर करें। या फिर जो दृष्टि की आप यहाँ बुक खरीदेंगे, दृष्टि की जो क्विक बुक लेंगे आप हिस्ट्री की, उसमें आपको एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न तीनों ही मिलेंगे। उसमें आपको ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे इस यूनिट के भी। तो ये आप वहां से देख सकते हैं, चाहे तो आप इसे दृष्टि से देख लो, या फिर आप इसको उत्कर्ष से भी देख सकते हो, या फिर आप इसको आकार से भी देख सकते हो। मगर मैं तो कहूँगा कि आप इस यूनिट के
विशेष तौर पे इस ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर प्रभाव, इसके अपने हिसाब से थोड़ा सा क्वेश्चन देख के इनके नोट्स बना लेना, क्योंकि इसका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं आएगा। डायरेक्टली भी क्वेश्चन पीएससी के पूछने की आदत है, 7 नंबर में डायरेक्ट पूछ लेंगे कि समाज पर क्या प्रभाव हुआ ब्रिटिश शासन का, डायरेक्टली पूछ लेंगे कि अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव हुआ। आपके पास 1 पेज के नोट्स रेडी हैं तो आप इसको आराम से लिख दोगे। इसके बाद आता है ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया। आप जब भारत का स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ोगे उसमें आप देखोगे कि हमारे कृषक वर्ग ने, हमारे जनजातीय वर्ग ने अंग्रेजों के खिलाफ कई आंदोलन किए। जब हम बिरसा मुंडा का नाम सुनते हैं और हम टंट्या भील का नाम सुनते हैं, तो ये सब हमारे जनजाति नायक हैं। जनजाति विद्रोह किया इनने, पीजेंट मूवमेंट किया, जैसे हमारा इंडिगो रिवॉल्यूशन हुआ है ना, भील रिवॉल्ट हुआ। इस तरीके से बहुत सारे आंदोलन हैं, 15-20 आंदोलन है, उनकी एक सूची है जो आपको दृष्टि आईएएस वाली बुक में आपको बहुत अच्छे से कवर अप मिलेगी। आप इसको इस वाले पॉइंट को, कृषक एवं जनजातियों का विद्रोह, इस पॉइंट को अच्छे से कवर करें। इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। जैसे पई का रिवॉल्ट है तो वो भाई कब हुआ, उसकी लोकेशन क्या है, आप एक वीडियो सेपरेटली हम आपको प्रोवाइड करेंगे जब मेंस अप्रोच करेंगे पूरे डिटेल में। मेंस के लिए जब प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बाद की आंसर राइटिंग कैसे करनी है, उसमें हम बताएंगे आपको कि कैसे कैसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आंसर लिखना है। तो अभी के लिए तो आप ये देखें कि भाई इनमें हमें पढ़ना क्या है, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आना है। रिवॉल्ट कब हुआ, कहाँ हुआ, उसके मेन नायक कौन थे, उसका आउटकम क्या निकला, उस रिवॉल्ट का क्या परिणाम हुआ, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इसमें थोड़ा सा हम इंडिया के मैप बना के भी आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं कि हमने इंडिया का मैप बनाया। मान लो कोई रिवॉल्ट था, जैसे गडकरी विद्रोह था, तो वो महाराष्ट्र के इलाके में हुआ, तो हमने ऐसे करके बता दिया इंडिया का मैप बना के कि यहाँ हुआ। इस तरीके से हम इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अच्छे से स्कोरिंग करके हम मार्क्स को कवर कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है फर्स्ट प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन। अब प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन क्या है हमारा, 1857 का आंदोलन, सब जानते हैं। 1857 के बारे में हम दृष्टि की बुक से कवर करेंगे। भारतीय पुनर्जागरण राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं इसके नेतृत्व। इंडियन रेनेसा, इंडियन रेनेसा में कौन आते हैं, जैसे इंडियन फादर ऑफ इंडियन रेनेसा जब हम पढ़ते हैं वो कौन है, राजा राम मोहन रॉय। कि भारत में पुनर्जागरण किसने किया, भारत के लोगों को जगाने का काम किन किन लोगों ने किया, उनके व्यक्तित्व के बारे में हम इसमें जानेंगे। राजा राम मोहन रॉय हुए, दयानंद सरस्वती हुए, है ना, ज्योतिबा फुले हुए, इनके बारे में हम सब चीज़ें जानेंगे। उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस इस टॉपिक से आपसे पूछे जाएंगे, भारतीय पुनर्जागरण। ठीक है, ये सारे टॉपिक आपको आराम से दृष्टि की बुक में मिलेंगे। आप लुसेंट से पढ़ लो, लुसेंट में मिल जाएंगे। ये बहुत ही ओपन यूनिट है, ये आपको कहीं भी, आप किसी जनरली भी किसी नोट से भी जाओगे ना, आपको इसमें बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। आप इसमें बस ये फिल्टर लगाओ कि आप PVIQ देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, और उसके हिसाब से आप अरेंज कर लो टॉपिक्स को कि भाई इन पे PSC ज़्यादा फोकस करता है। PSC का एक निश्चित पैटर्न है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से। प्री में भी PSC का स्पेसिफिक पैटर्न है, वो एक स्पेसिफिक टारगेट को हिट करते हैं, वो एक स्पेसिफिक एरिया पे फोकस करते हैं। आप उसको आइडेंटिफाई करो और उसके हिसाब से अपनी तैयारी करो, तो एक बार में आपका एग्जाम पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद इसी में एक टॉपिक दे रखा है, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन। अब ये जो मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन है, ये सब लगभग 1857 के क्रांति के बाद के ही आंदोलन है, जो रिवॉल्ट हमारे मध्य प्रदेश में हुए। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश में किस जिले से हुई, विदिशा जिले से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। फिर इसके बाद नमक सत्याग्रह जैसे हुआ था, तो हमारे गांधी जी ने वो चालू किया, नमक बनाया, दांडी मार्च करा। उसके बाद पूरे देश भर में आंदोलन किए गए। इसके बाद हमारे जबलपुर से वो नमक सत्याग्रह की आग उठी, अलग अलग जगह चीज़ें हुई। इस तरीके की जो चीज़ें हैं, इस तरीके के जो आंदोलन है, वो मध्य प्रदेश का फ्रीडम मूवमेंट में कवर करेंगे। इसके लिए जो सबसे अच्छा सोर्स है वो है तथ्यवाण की बुक।
तथ्यवाण की द ग्रंथम करके बुक है। इसमें प्री और मेंस दोनों के लिए आपको कंटेंट मिल जाएगा। तथ्यवाण की बुक से आप उसमें डायरेक्टली आप जाओगे, पहले मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास, फिर आधुनिक इतिहास, क्योंकि मध्य प्रदेश भी तीनों फेज से होकर गुजरा। वहाँ जब आप मॉडर्न मध्य प्रदेश के इतिहास में जाओगे, आधुनिक इतिहास में जाओगे, तो वहाँ आपको देखने मिलेगा कि फ्रीडम मूवमेंट जो भी हुए मध्य प्रदेश में, जैसे रीवा का चावल आंदोलन, इस टाइप की चीज़ें। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत छोटे से 10-15 आंदोलन है जो मेन एमपी में हुए, जिसके अच्छे से आप नोट्स बना लेना, उनको याद कर लेना, और वही सीधे के सीधे आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। आप उन्हें अच्छे से अच्छी राइटिंग में लिख के आना, तो ये यूनिट आपकी पूरी अच्छे से कवर हो जाएगी। ठीक है। और इसके अलावा भी आप इसमें और दूसरे सोर्सेज, जैसे परीक्षा धाम की बुक भी है, तो उससे आप 2 मार्कर तैयार कर सकते हो। वैसे तो आपको तथ्यवाण के अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें मतलब मोर देन इनफ आपको मिलेगा। लेकिन फिर भी आपको एक बच्चे की अभिलाषा रहती है कि मेरी कुछ कमी तो नहीं रहेगी, तो आप बिल्कुल एक फेवरेट बुक है जो मध्य प्रदेश के बच्चों की, वो है परीक्षा धाम की बुक। वो प्री में फॉलो करते हैं, आप उसको लो। उसके बाद ये फ्रीडम मूवमेंट, उसमें 4-5 पेज में ही ये फ्रीडम मूवमेंट पूरा दिया गया है, तो आप उसको रिवीजन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। आराम से उससे रिवाइज करो। और इसकी एक टेबल भी दी है उसमें, मेरे ख्याल से परीक्षा धाम में लास्ट में एक टेबल वो देते हैं, जिसमें पूरा शॉर्ट में सारी चीज़ें देते हैं कि कौन सा आंदोलन कहाँ हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ, उसका क्या परिणाम हुआ, और कुछ उस आंदोलन से संबंधित कुछ विशेष चीज़ है, तो वो जरूर हमें याद रखनी है। तो ये इससे जो क्वेश्चन आएंगे वो 2 मार्कर में भी संभावित क्वेश्चन है और 7 मार्कर में। इस टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन 2 और 7 मार्कर के ही आ सकते हैं। 11 मार्कर में थोड़ा कम चांस है इससे क्वेश्चन आने के, लेकिन फिर भी आप उसे PYQ से तैयार करना। अब इसके बाद इकाई 4 जो है, ये है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, कि जब भारत आजाद हो गया उसके बाद भारत का एक राष्ट्र के रूप में निर्माण कैसे हुआ। भारत आजाद हुआ, वो एक देश था, फिर हमने उसे एक नेशन तैयार किया। राष्ट्र और एक देश में अंतर ये होता है कि एक जो राज्य होता है, जो एक स्टेट होता है, वो एक भौगोलिक संरचना है। जब उसे लोग एक सॉवरेनिटी की भावना से, ब्रदरहुड की भावना से मिलकर उसे संजोते हैं, उसमें साथ आते हैं और अपनी गवर्नमेंट को चलाते हैं, तो वो एक नेशन कहलाता है। उनके अंदर एक वी की फीलिंग होती है, जो कि हम हमारे प्रीएम्बल में भी पढ़ते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इस स्टेटमेंट से हम ये बोलते हैं कि हम भारत के लोग, हम मतलब हम भारत राष्ट्र के लोग, हम भारत नेशन के लोग। तो ऐसे करके ये आप पहला भी टॉपिक देख रहे हो, इमरजेंस ऑफ इंडिया एज अ रिपब्लिक नेशन, गणतंत्र के रूप में भारत का उदय। तो जब आप ये वाला टॉपिक पढ़ रहे होगे, तो इसमें हम देखेंगे कि 1947 के बाद क्या क्या घटनाएं हुई जिनसे भारत का निर्माण हुआ। ये थोड़ा सा ओपन एंडेड टॉपिक है, इसमें हो सकता है कुछ ऐसी चीजें भी पूछ लें जो बुक्स में नहीं है। इसके लिए उत्कर्ष ने एक नोट्स निकाले हैं। उत्कर्ष के नोट्स इसमें बहुत अच्छे हैं, उनने बहुत अच्छा काम किया है, इन सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर किया है। आप वो नोट्स प्रेफर करो या फिर आकार के आप नोट्स प्रेफर करो, इसमें दोनों ही बेस्ट हैं। लेकिन उत्कर्ष के ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हैं और कट टू कट हैं, ज़्यादा उसमें अदर स्टफ नहीं है, तो आप उससे कवर कर सकते हो। ये पूरी यूनिट आपको उसमें मिल जाएगी। जैसे कि फिर आप इसमें देख रहे हो राज्यों का पुनर्गठन। अब जब भारत आज़ाद हुआ था तो तब तो हमने बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक राज्य नहीं थे, पार्ट ए पार्ट बी ऐसे करके डिवीज़न कर रखा था राज्यों का। फिर हमने राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, उसके हिसाब से अलग अलग राज्यों की स्थापना हुई। जैसे मध्य प्रदेश है तो ये हमारा फजल अली आयोग कमीशन बना, फिर उसके बाद हमने 1956 में राज्य बनाया। तो इस तरीके से अलग अलग राज्यों का कब कब गठन हुआ ये इसमें पूछा जाता है। और फिर कुछ कुछ संशोधन भी हुए, तो इसमें 2 मार्कर क्वेश्चन और 7 मार्कर की सबसे ज़्यादा संभावना इसमें राज्यों के पुनर्गठन से ही आएगा इसमें क्वेश्चन।
मध्य प्रदेश राज्य के रूप में गठन, वही अभी जो मैंने आपको बताया, ये एक कॉमन ही टॉपिक है, इसी के अंदर ये कवर हो जाएगा। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की प्रमुख घटनाएं, वो कुछ चीजें सिलेबस में रिपीटेड लिखी रहती हैं कि अब हमने जो राज्यों का पुनर्गठन और भारत का उदय देखा, ये एक्चुअल में घटना तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की है ना, तो वो रिपीटेड लाइन लिखी हुई है, उस पर ज्यादा ध्यान मत देना। भारतीय सांस्कृतिक विरासत, अब देखो थोड़ा सा पीएससी क्या करता है कि किसी भी यूनिट में थोड़ा सा मिक्सचर कर देता है। अब जैसे इसी में उनने आर्ट एंड कल्चर भी डाल दिया इंडिया का, तो इंडियन कल्चरल हेरिटेज, तो इंडिया का जो आर्ट एंड कल्चर है वो इसमें पूछा गया है। तो वैसे आप देखोगे, आप बहुत ज़्यादा यदि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे तो वहाँ तो आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की बुक है, तो वो इतनी मोटी बुक है, फिर वो तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा। लेकिन पीएससी में इतने डिटेल में पूछते नहीं, आपको सामान्य रूप से ही चीज़ें पूछी जाएंगी कि भाई 2 मार्कर में डायरेक्ट पूछेंगे। मान लो 2 मार्कर में उन्होंने लिख के देख दिया कथकली, अब आपको उसमें 20 शब्द लिखने हैं, कथकली कहाँ का है, केरल का है, तो भाई आप लिखो कि उसको के स्थान करके कि ये केरल में परफॉर्म किया जाता है, फिर ये किसी विशेष अवसर पर किया जाता है, तो आप वो लिख दो, आपको आराम से फुल 2 मार्क्स उसमें स्कोर कर सकते हो आप। फिर 7 मार्कर में भी ऐसी संभावनाएं रहती हैं। तो इसमें आप ये देखो कि किन टॉपिक्स को कल्चर के अंतर्गत वो पूछ रहे हैं कि भाई कला प्रारूप, साहित्य, पर्व, वास्तुकला, तो जो जो भी भारत की प्राचीन कलाएं रही उनको हमको पढ़ना है। भारत का प्राचीन साहित्य, जो हमारे साहित्यकार हुए भारत में, उनने जो वो जो भी चीज़ें हैं वो लिख के गए हैं, उनका जो लेखन है, कोई बड़े लेखक हैं, कोई बड़े कविताकार हैं और इसमें बड़े साहित्यकार हैं, उनकी रचनाओं के बारे में पीएससी हमसे छोटे छोटे 2 मार्कर और 7 मार्कर के क्वेश्चन ही इसमें से ज़्यादातर बनते हैं, उनकी संभावना ही रहती है। तो ये आपको आराम से उत्कर्ष की बुक से कवर हो जाएंगे। फिर मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल एवं पर्यटन, मध्य प्रदेश में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स तो मध्य प्रदेश में 3 ही है ना। आप कमेंट में मेरे को बताओ कि मध्य प्रदेश की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। अब इसके बाद टूरिज्म, अब आपने अभी मैंने आपको यहाँ के लिए तथ्यवाण की बुक सजेस्ट करी, अब कोई तथ्यवाण की बुक लेगा तो उसमें तो सारा मध्य प्रदेश रहेगा, या परीक्षा धाम की बुक से भी आप पढ़ रहे हो तो सारा मध्य प्रदेश उसमें कवर है। तो जब आप उसमें पर्यटन पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आप उसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी पढ़ लोगे और मध्य प्रदेश के जो भी टूरिस्ट स्पॉट हैं वो पढ़ लोगे। बस आप इसमें थोड़ा सा मेंस के लिए याद रखना कि टूरिज्म में हम क्या करते हैं, हमें फैक्ट पता रहता है कि भाई पचमढ़ी में मड़ई कहाँ है, पचमढ़ी में है, इस तरीके से हम पढ़ते हैं कि सतपुड़ा नेशनल पार्क कहाँ है। अब इसमें थोड़ा सा आप डिटेल में जाओ कि भाई टूरिज्म के लिए मध्य प्रदेश सरकार क्या कर रही है, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रही है, टूरिज्म से हमारे मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में कितना % उससे फायदा हो रहा है, जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है टूरिज्म का। इस तरीके से आप इस टॉपिक को अप्रोच करना, तो इससे आपका आंसर है ना बहुत ही अच्छा बनेगा, नीट एंड क्लीन और ब्यूटीफाई होगा आपका आंसर। तो इस टॉपिक में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। अब हम लास्ट यूनिट पे आ गए हैं और लास्ट यूनिट को हम कवर करते हैं यहाँ से इकाई 5। इकाई 5 जैसे देखो यूनिट 2 थी, उसमें मध्य प्रदेश की रियासतें पूछी गई थी, ऐसे ही यूनिट 5 है, ये बिल्कुल ये मान लो कि उसी यूनिट का एक्सटेंशन है। इसमें भी रियासतें हैं और कुछ विशेष हमारे जनजाति नायक, क्योंकि सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा जनजाति बहुल राज्य है। हमारे यहाँ लगभग 33 जनजातियाँ पाई जाती हैं, इसीलिए जनजातियों के लिए हमें विशेष रूप से ध्यान रखा गया है और हमारे प्रीलिम्स के सिलेबस में तो एक पूरी की पूरी यूनिट ही जनजातियों पे हमने शामिल की है। तो इसमें पहला टॉपिक हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें। जैसे देखो ये भी रियासतें ही थी, मध्य प्रदेश के राजवंश थे। अब जैसे यहाँ आप देख रहे हो गोंडवाना, फिर यहाँ पे भी गोंडवंश था, ठीक है। अब इसके बाद कुछ रियासतें जो यहाँ छूट गई थी वो उनने यहाँ पे इस वाली यूनिट के थ्रू कवर की है। ये सारी यूनिट्स भी आप यदि कोई व्यक्ति इसमें निर्माण की बुक को फॉलो कर रहा है
तो ये सारी यूनिट्स भी उसको उसी में मिल जाएंगी। आपको अलग से पढ़ना है, आप तथ्यवान की बुक आप ले रहे हो, या आप परीक्षा धाम की बुक ले रहे हो, या निर्माण की आप मॉडर्न इंडिया की बुक ले रहे हो, आपको ये सारी रियासतें बहुत ही डिटेल में मिल जाएंगी। आप वहाँ से इनको कवर करो। और ये काफ़ी फेवरेट रियासत होती हैं MPPSC की, यहाँ से क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आता है। इन रियासतों को तो वैसे भी आप अच्छे से तैयार कर लेना, इंटरव्यू में भी आपके काम आएंगी, आपको प्रीलिम्स में भी काम आएंगी, और जब अधिकारी बन भी जाओगे उसके बाद भी लगभग इन्हीं क्षेत्रों में आपको जाना है काम करने के लिए, वहाँ भी आपको काम आएंगी। तो ये आप इसमें हम 2 सोर्सेज देख रहे हैं, या तो आप निर्माण ले लो इसमें, जो कि हम यहाँ भी निर्माण कवर कर रहे हैं, या फिर आप तथ्यवान या परीक्षा धाम जिनके प्री के सोर्सेज भी आप जो इसमें लेना चाह रहे हो ना, उससे भी ये वाली यूनिट कवर हो जाएगी। इसके बाद हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के जनजातीय नायकों का संघर्ष और इतिहास में योगदान। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आप जितने भी जनजाति नायकों के इसमें नाम दिए, आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हो, तत्वाण में मिलेंगे आपको सारे जनजाति नायक, आपको परीक्षा धाम में भी मिलेंगे, आपको निर्माण में भी मिलेंगे। आप इवन प्री में तो अपन उनको बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, प्री में तो हम पूरी 10वीं यूनिट जो है प्रीलिम्स के सिलेबस की जनजातियों के लिए पढ़ रहे हैं। आप एक पेज लो कोरा वाला, सबसे पहले आपने लिखा राजा शंकर शाह। राजा शंकर शाह की जो पॉसिबल जानकारी किताबों से, आपके इंटरनेट से, आपके ChatGPT से, आप जहां से जुटा सकते हो वो जुटाओ। और वो किस क्षेत्र में एक्टिव थे, थोड़ा सा मध्य प्रदेश का मैप बनाना आप सीख लो, किस क्षेत्र में एक्टिव थे वो एक मार्क कर लो। सारे जनजाति नायकों के लिए आपको यही पैटर्न अपनाना है, और उनका मध्य प्रदेश की स्वतंत्रता में क्या योगदान है, मध्य प्रदेश के कल्चर में क्या योगदान है, उनका मध्य प्रदेश के साहित्य में भी किसी किसी का योगदान है, कोई सी रचनाएं उनने की हैं। तो ये सारी चीजें अच्छे से आप लिख लो, एक पेज में आगे पीछे आपके सारा एक एक करके सारे जनजाति नायक कवर हो जाएंगे। और अभी करंट में जो सिचुएशन मध्य प्रदेश में चल रही है उसमें हम विशेष रूप से जनजातियों पर ध्यान दे रहे हैं, सारी स्कीम्स भी हम जनजातियों को ध्यान में रख के बना रहे हैं। तो आप उसमें इनको थोड़ा सा विशेष ध्यान दे के पढ़ें। बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इनको हमें सिलेबस में डाला है, तो हमें उनको अलग से और अच्छे से कवर करके जाना है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन उनसे देखने को मिलेगा। इनसे आपको 2 मार्कर, 7 मार्कर, 11 मार्कर, ये इतने मतलब लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, इसको आप अच्छे से करके जाओगे। क्योंकि हिस्ट्री का पेपर है, देखो आपको इस यूनिट में से क्या आ जाए कोई नहीं जानता, फर्स्ट यूनिट में से, फिर थर्ड यूनिट में से भी लगभग थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल मामला रहता है। लेकिन ये सेकंड यूनिट हुई, 5th यूनिट हुई, फिर इसके बाद हमारी 3rd यूनिट हुई, यहाँ से हमें थोड़ा सा एक आइडिया रहता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। और फिर जो पॉइंट PSC के मेंस में, आप बिल्कुल एक बात गोल्डन रूल मैं आपको बता दे रहा हूँ, PSC के सिलेबस में जो पॉइंट बिल्कुल खुल के दे दिया है ना उनने, जैसे ये लिख दिया रघुनाथ शाह, बस आप सारी चीजें भूल के रघुनाथ शाह को याद कर लो, उसका आगे पीछे ऊपर नीचे 360 डिग्री जो भी उससे रिलेटेड चीजें हैं वो सब याद कर लो। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस आप इतना करके जाइए। पार्ट ए आपका जो भी पॉसिबल सोर्सेस हो सकते थे, जो अच्छे सोर्सेस हो सकते थे, जिस तरीके से हमें उनको कवर करना है, अलग अलग 2 मार्कर, 7 मार्कर, 11 मार्कर, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो मैं चर्चा नहीं कर पाया अभी, क्योंकि हम अभी सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम स्पेसिफिक जब आंसर राइटिंग के लिए डिस्कस करेंगे तब हम टॉपिक्स को भी देखेंगे कि किन किन टॉपिक्स को हम 2 मार्कर, 7 मार्कर, 11 मार्कर में कवर करना है। तब तक के लिए आप इन सोर्सेस को फॉलो करें और जुड़े रहें प्रिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल से, जहां आपको आने वाले समय में मेंस का पूरा डिटेल्ड सिलेबस को हम डिकोड करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे और अच्छे से MPPSC को तैयार करेंगे। थैंक यू।